हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। दोस्तों, हमारी प्रश्न बैंक की सीरीज़ में दोस्तों आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स भौतिकी में यूनिट 6 कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में केवल चैप्टर नंबर 10 सम्मिलित है। केवल चैप्टर 10 है यूनिट 6 में और इस चैप्टर 10 का नाम है तरंग प्रकाशिकी। इस तरंग प्रकाशिकी का हम पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे जैसा कि हम करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट समय से मिल सके। और दोस्तों, आपने पिछली 5 यूनिट तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इनको कंप्लीट करें जाएं। ठीक है, तो दोस्तों आइए फिर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यूनिट 6 की बात करें। ठीक है, तो चलो ये हमारी यूनिट 6 है। इस यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में मैं दोस्तों पहले ही बता चुका हूँ कि सम्मिलित अध्याय केवल 10 है। हमारा अध्याय 10 केवल इसमें सम्मिलित है और इसमें जो मार्किंग हमारी रहेगी 6 नंबर की रहेगी। मतलब हमें इस यूनिट में से 6 नंबर प्राप्त होंगे जिसमें से केवल एक आएगा रिक्त स्थान, एक आएगा रिक्त स्थान, एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन और एक आएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3, 2, 5 और ये 6, मतलब इस टाइप से हमारे 6 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये हमें 6 नंबर कहीं से न कहीं से निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। ओके, चलो आइए तो सबसे पहले हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों पर बात करें तो दोस्तों रिक्त स्थान नंबर हमारा 1 है। ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को, मतलब ज्यामिति जो छाया है इसमें प्रकाश का जो अतिक्रमण होता है इसे हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसे आपको वैसे भी पता होगा, विवर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो विवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ज्यामिति छाया में प्रकाश के व्यतिकरण को विवर्तन बोलते हैं, विवर्तन। ठीक है, लिख लेना आप। नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश में पतली प्रिज्म के रंगीन दिखाई होने का कारण। मतलब जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश में एक पतली इसकी जो फिल्म होती है वो रंगीन दिखाई देती है। इसका क्या कारण है? तो आपको पता ही है, ये तो व्यतिकरण की घटना है, तो ये व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा व्यतिकरण की घटना है। ठीक है, नेक्स्ट है तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते हुए बिंदुओं के बिंदु पथ को, है ना, मतलब दोलन करते हुए जो बिंदुओं का बिंदु पथ होता है इसे हम क्या बोलते हैं? तो आपको ये तो भी पता होगा, तरंगार्ग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? तरंगार्ग। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा तरंगार्ग। ओके, तरंगार्ग। तरंग संचरण के दौरान समान कला में दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगार्ग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगार्ग। किसी भी एक बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न जो तरंगार होता है वो आपको पता ही है, गोलार्ग होता है। ठीक है, गोलीय तरंगार होता है। ठीक है, 1 मिनट, है ना। ओके, है ना, तो कौन सा तरंगार होता है? गोलीय तरंगार्ग, गोलीय तरंगार। ठीक है, और जैसे टॉर्च वगैरह है इनसे जो आपको तरंगार प्राप्त होगा वो बेलनाकार तरंगार्ग प्राप्त होगा। ठीक है, कौन सा तरंगार्ग? बेलनाकार, है ना। और यदि हम ट्यूबलाइट को कुछ इस टाइप से लगा दें और कुछ इस टाइप से ट्यूबलाइट को लगा दें तो ये हमें समतल तरंगार्ग प्राप्त होगा। ठीक है, कौन सा तरंगार्ग प्राप्त होगा? समतल। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको याद रखना है कि आपको जो बिंदु स्रोत है इस बिंदु स्रोत से आपको गोलीय तरंगार्ग प्राप्त होगा, टॉर्च वगैरह, है ना, इनसे बेलनाकार तरंगार्ग प्राप्त होगा। और ट्यूबलाइट को जब समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, मतलब इस टाइप से कनेक्ट कर दिया जाता है तो हमें जो तरंगार प्राप्त होगा वो समतल तरंगार्ग प्राप्त होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बिंदु स्रोत वाला हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गोलीय तरंगार्ग, गोलीय तरंगार्ग। ठीक है, उत्पन्न तरंगार्ग गोलीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है तरंग स्रोत के प्रेक्षक से दूर जाने के कारण तरंग दैर्घ्य में वृद्धि को, मतलब जब तरंग स्रोत है उस तरंग स्रोत से हम दूर जाएं, है ना, तो तरंगार्ग में क्या होती, तरंग दैर्घ्य में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो आपको पता है डॉपलर विस्थापन बोलते हैं इसे, है ना। क्या बोलते हैं? डॉपलर विस्थापन। ठीक है, डॉपलर विस्थापन इसको हम बोलते हैं। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा डॉपलर विस्थापन, डॉपलर विस्थापन। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मतलब अब हमारे दोस्तों कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या बात? ओके, तो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हमें 6 देखने, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, व्यतिकरण क्या है, इसका एक उदाहरण केवल आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट है
व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को लिखिए। व्यतिकरण की कुछ शर्तों को आपको जो क्या इसमें फॉलो करना होता है, क्या इसकी रूल्स हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइगन के तरंग सिद्धांत के मुख्य अभिगृहित लिखिए। कुछ इम्पोर्टेंट जो इसको फॉलोइंग हैं वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, अभिगृहित। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का, मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत, सीधी सी बात आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं ये बताइए। नेक्स्ट है कम ऊंचाई पर उड़ने वाला वायुयान ऊपर से गुजरता है तो हमें कभी कभी टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र को हिलता हुआ पाते हैं, है ना। जब भी जो मतलब वायुयान है कभी कभी क्या है नीचे मतलब उड़ता हुआ जाता है तो हमें जो टेलीविज़न होता है उसके चित्र हिल डुल जाते हैं, या फिर रेडियो चल रहा होता है तो उसमें भी कुछ मिस्टेक आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हमारे 3 नंबर के क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन भी दोस्तों हमें कितने करने हैं, 5 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलो तो इसमें हमारा पहला है क्वेश्चन 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, मतलब कुछ 2 तरंगे आपको गिवन है, इनकी तीव्रताओं का अनुपात 1/9 है ना। यदि ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं, क्या करती हैं, ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, व्यतिकरण करती हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताएं हैं, इनका अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप फिर से आप थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, आप एक बार इसको क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको व्यतिकरण और विवर्तन में कुछ अंतर आपको स्पष्ट करना है। 3 नंबर का है तो 3 अप्रॉक्सिमली आपके सही रहेंगे। नेक्स्ट है हाइगन के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत को समझाइए। हाइगन का जो द्वितीय तरंगी का सिद्धांत है इसको आपको समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट है यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज चौड़ाई है इसके लिए आपको व्यंजक की स्थापना करना है। यंग के द्विसलेट प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। मतलब ये कुछ पॉइंट दिए हैं, इनको यदि कम कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो ये है। ठीक है, यदि दोनों स्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, है ना, दोनों स्लेटों की ओर मतलब दोनों स्लेटों मतलब स्रोतों को स्लेटों की ओर सरकाया जाए, मतलब जो स्रोत हैं उनको स्लेट की ओर लेके जाएं तो क्या होगा, पर्दे को स्लेट से दूर हटाया जाए तो क्या होगा, है ना, दोनों स्लेटों की चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो क्या होगा। ठीक है, और एक वर्णी स्रोत को दूसरे कम तरंग दैर्ध्य वाले एक वर्णी स्रोत में से विस्थापित किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, और एक वर्णी स्रोत का श्वेत प्रकाश स्रोत से विस्थापित किया जाए तो क्या होगा। इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं ना। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम पहुंचते हैं हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स पे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं फिर इनको आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन था व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण दीजिए। यही हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप देख लीजिए व्यतिकरण तो क्या होता है, जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें, मतलब जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं। ठीक है, एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। अब परिवर्तन में क्या होता है, या तो प्रकाश तीव्रता बढ़ जाती है या प्रकाश तीव्रता घट जाती है, ये इसमें परिवर्तन होता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, आप समझ गए ना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कोई 2 तरंग है। ठीक है, एक तरंग ये हो गई, ठीक है ना, और जब दूसरी तरंग मान के चलो ये हो गई। ठीक है, ये हो गई। अब इन दोनों तरंगों को एक साथ एक ही माध्यम में जब छोड़ा जाएगा तो क्या होगा। अब देखो ये पॉसिबल है, जब एक साथ एक ही माध्यम में छोड़ रहे हैं तो इसका सरंग इसके सरंग से मिलेगा, कभी इसका सरंग इसके सरंग से मिल जाएगा, इसका गर्त इसके गर्त से मिल जाएगा, है ना। तो जब सरंग सरंग से मिलेगा, गर्त गर्त से मिलेगा तो तीव्रताएं होंगी ना वो बढ़ जाएंगी। लेकिन जब सरंग गर्त से मिलेगा और गर्त सरंग से मिलेगा तो तीव्रताएं क्या होंगी, घट जाएंगी, है ना। तो ये सी मतलब यही बोल रहे हैं कि तीव्रता है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन में या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो इसे ही हम प्रकाश का व्यतिकरण बोल रहे हैं। ठीक है, चलो इसका उदाहरण है ना, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, पतली जो फिल्मों का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, जैसे हमने देखा है अक्सर हम साबुन में खेल करते रहते हैं, जब हमारे पास समय होता है, अब जल्दी होता है तो
फिर तो नहाने का ही पता नहीं है कि कैसे नहा लिया क्या है ना। वट यदि हमें समय होता है या फिर हम कपड़े वॉश कर रहे होते हैं तो उसमें हमने देखा है कि जब हम पानी में जो बकेट होती है उसमें निरमा डालते हैं तो हम देखते हैं उसके ऊपर फैन बनता है और कुछ बुलबुले बनते हैं तो वो कुछ रंगीन दिखाई देती हैं। व्यतिकरण की घटना ही है ना। क्या है, व्यतिकरण की ये घटना ही है, ठीक है। और पतली फिल्मों का रंगीन दिखाई देना, है ना। लगभग हमने देखा है कि कुछ पतली जो प्रकाश आता है उसका देखते हैं, अगर उसको अच्छे से देखें तो कुछ वो रंगीन दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल होगा, 2 एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यतिकरण की आवश्यक शर्तों को लिखिए। कुछ आपको 2 शर्तें ही लिखनी होंगी क्योंकि 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली शर्त यह है व्यतिकरण की दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। ये परफेक्टली ये शर्त है। दोनों तरंगों के आयाम भी लगभग समान होने चाहिए, लगभग समान। देखो अब ये परफेक्टली बिल्कुल समान तो नहीं होने चाहिए बट लगभग समान होने चाहिए दोनों तरंगों के आयाम। ये व्यतिकरण की शर्तें हैं। और भी शर्तें बता दे रहा हूँ मैं आपको, है ना। जैसे हमारी अगली शर्त है दोनों तरंगों को एक ही दिशा में गमन करना चाहिए, ये भी व्यतिकरण की शर्त है। दोनों स्रोत एक दूसरे के निकट हों, ये भी शर्त है। बाकी शर्तें तो बहुत सारी हैं, आपको इतना नहीं लिखना है। आपको केवल 2 नंबर का है तो वैसे तो 2 ही लिखना है बट आप 3 लिख देना तो बेटर रहेगा। तो 1 2 3 ओके हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ 3rd क्वेश्चन हमारा है हाइगन के तरंग सिद्धांत के मुख्य अभिगृहित लिखिए। मतलब हाइगन के जो तरंग सिद्धांत है इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो पॉइंट है ना वो लिखने हैं, ठीक है। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत के इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताते हैं, ठीक है। तरंगार का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है। जो हाइगन का जो तरंग सिद्धांत है इनने ये प्रूव कर दिया था, इनने ये चीज़ प्रूव करके रखी थी कि जो तरंगार का जो प्रत्येक बिंदु होता है, जैसे गोलीय तरंग हुआ, समतल तरंग हुआ या बेलनाकार तरंगार हुआ, कोई सा भी तरंगार हुआ, इनका जो प्रत्येक बिंदु होता है वो तरंग स्रोत का कार्य करता है। प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि जब समतल प्रकाश को उस पर गिराया जाता है तो प्रत्येक बिंदु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अब प्रत्येक बिंदु से प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है ना। जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को द्वितीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। द्वितीय तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि जो आपकी जो प्राथमिक स्रोत से जो तरंगें निकल रही हैं उनका वेग कुछ अलग होगा और द्वितीय स्रोत से जो तरंगें निकल रही हैं उनका वेग कुछ अलग होगा, नहीं, दोनों का वेग क्या होगा, इक्वल होगा, समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है किसी भी क्षण इन द्वितीय तरंगिकाओं पर बाहर मतलब किसी भी क्षण इन द्वितीय तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया, है ना, अनवालोफ, है ना, उस क्षण पर नए तरंगार की स्थिति को प्रदर्शित। मतलब एक सीधी सी बात यह है किसी भी क्षण इन द्वितीय तरंगिकाओं का जो पर बाहर की ओर खींचा गया, है ना, अनलोफ होता है, उस क्षण पर नए तरंगार की स्थिति को प्रदर्शित करता है। मतलब अगर किसी भी क्षण हम द्वितीय तरंगिका को देखें, उसको समझें, तो उस पर आपको जो प्रथम तरंगार है, जो फर्स्ट तरंगार है, उसकी आपको एवेल्यूएशन दिखेगी और वो प्रदर्शित होगा कि हाँ वास्तव में ये सेम दिख रहा है फर्स्ट के, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो चेक, ठीक है। तो आपको कोई 2 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। आप 2 ही पॉइंट लिख देंगे आपका काम चल जाएगा, बट आपको 3 पॉइंट आपको बता दिए गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आपको आपका करना है जो प्रकाश है इस प्रकाश तरंग का अध्यारोपण का सिद्धांत लिखना है, ठीक है। आपको मैं बताता रहूँ कुछ बड़ा, लेकिन आपको यही बता दे रहा हूँ कि आपको लिखना कितना है, ठीक है। चलो तो जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती हैं, मतलब जब जैसे मान के चलो, है ना, कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम, जैसे मान के चलो हमने ये माध्यम का है, माध्यम के एक बिंदु मान लिया, ठीक है। इस पर एक तरंग ये आ रही है, ठीक है, और एक तरंग ये आ रही है, ठीक है, और एक तरंग ये आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से हम ये कह रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंच रही, एक साथ पहुंचती हैं ना, तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा अलग अलग विस्थापनों का योग होगा, ठीक है। मान के चलो कि इसका क्या है y1 है, इसका है y2 है और इसका क्या है y3, ठीक है, और परिणामी क्या है y है। तो परिणामी जो y है वो इन सब का क्या होगा, योग होगा, मतलब y1 + y2 + y3 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। परिणाम उन तरंगों द्वारा अलग अलग विस्थापनों के सदिशों का योग होता है। बस ये चीज़ इसमें बताई गई है, कुछ नहीं है, बस आप इतना लिखना, केवल आप इतना लिख देना, 2 नंबर का है, बस इतने से आपको काम चल जाएगा, ठीक है।
समझ गए ना। अब बाकी इतना सब भी आपको दिखाया गया है, बट आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आप इतना लिखोगे तो मतलब क्या, ठीक है। और बाकी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लिया यदि n तरंगें किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक तरंगे के कारण उस बिंदु का जो विस्थापन है वो y1 y2 y3 हो, तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार परिणामी विस्थापन सबका योग हो जाएगा। बस ये सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लिख दोगे तो फिर तो सोने में सुहागा वाली बात हुई ना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट है कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हो। कला संबंध स्रोत की परिभाषा आपको देना है। तो ऐसे स्रोतों को कला संबंध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्तियां समान होती हैं। बस सिंपल सी बात है, कला संबंध, जिसका कला में संबंध हो उन्हीं तो हम बोलेंगे कला संबंध, जिसकी कला में क्या हो संबंध। तो ऐसे स्रोतों को कला संबंध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की जो आवृत्तियां हैं ना वो इक्वल हों, बराबर हों, है ना, तथा कलांतर नियत अथवा शून्य हो, है ना। कलांतर नियत होना चाहिए, बट मेरे भाई है ना, इसका कलांतर अगर इधर उधर चेंज होगा तो उनकी आवृत्तियां समान हो ही नहीं सकती फिर, ठीक है। चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं, और अगला हमारा 6वां क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। ये बोल रहा था कम ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान ऊपर से गुजरते हैं, ठीक है। 1 मिनट नोटिफिकेशन को जाने दो, ठीक है। तो ऊपर से गुजरते हैं तो हम कभी कभी टेलीविज़न के पर्दे पर चित्र को हिलता हुआ पाते हैं। सिंपल सी बात है, वो तो यार अक्सर देखा होगा, है ना। पाते हैं तो ये क्यों होता है, ठीक है, ये सब आपको बताना है ना, तो समझा दो। कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान टीवी सिग्नल को परावर्तित कर देता है। जैसे ही वायुयान जाएगा, है ना, और ऊपर से टीवी सिग्नल, मान के चलो ये है ना हमारा वायुयान है, ठीक है, ये हमारा वायुयान हो गया, ठीक है। अब ये वायुयान चल रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। अब और ऊपर से सिग्नल आ रहा है, ये जो है ना ये सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अब ये सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी टीवी रखी हुई है, ये हम अच्छे से बढ़िया टीवी देख रहे हैं, ठीक है। इसमें ओके, ये हमारी टीवी चल रही है, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं, है ना। तो जैसे ही जो हवाई जहाज है यहाँ से गुजरेगा, तो जैसे ही गुजरेगा और इसके बीच में आएगा, है ना, तो यहाँ से जो रेडियो तरंगे आ रही होंगी, तो रेडियो तरंगे कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए जब तक ये इसके बीच में रहेगा, तो उसके लिए क्या कर देगा, ये जो हवाई जहाज है परावर्तित कर देगा। इधर आएंगी, इससे टकरा के वापस हो जाएंगी, इधर आएंगी, इससे टकरा कर वापस हो जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब इससे टकरा कर वापस हो जाएंगी तो यहाँ तक, है ना, फिर वो आ नहीं पाएंगी, यहाँ तक आ नहीं पाएंगी। अब यहाँ तक नहीं आ पाएंगी तो प्रॉब्लम होगी ना टीवी को चलने में, क्योंकि रेडियो तरंगों द्वारा चल रही है तो ये तरंगें नहीं मिल पा रही हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। उड़ता हुआ वायुयान टीवी सिग्नल को परावर्तित कर देता है, अतः सीधे आने वाले सिग्नल और परावर्तित सिग्नल में व्यतिकरण के कारण परावर्तित कर देता है, टीवी स्क्रीन के चित्र हिलते हुए दिखाई देते हैं। बस सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन से हमारा, ठीक है। चलो हमारे दोस्तों अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन फिनिश हुए हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों अब हम करते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। और ये 3 नंबर का हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन था, 2 तरंगों की तीव्रताओं का जो अनुपात है 1:9 है। यदि ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाइयों पानी पी लो यार, है ना, क्योंकि मुझे तो प्यास लगी आई है, क्योंकि मैं जब से मुँह चला रहा हूँ यार, तुम लोगों ने ये भी नहीं बोला कि सर थोड़ा तो वेट कर लो आप, ठीक है। बट मुझे चिंता है तुम लोग की, है ना, बट तुम अब पानी पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स ले लो, है ना। 1 सेकंड के लिए वीडियो आप पॉज कर सकते हो, फिर पढ़ाई कर लो, है ना। चलो, है ना, तो बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो चला रहे हैं अभी, है ना। 2 तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हो तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले तो आप ये बता दोस्तों, जो तीव्रता है और आयाम, हाँ ठीक है, तीव्रता आपको दिया है, और तीव्रताओं की जो अनुपात आपको ज्ञात करना है अधिकतम और न्यूनतम का, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, तीव्रता को हम पता है किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं, और जो तरंग आयाम होता है इस तरंग आयाम को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो तीव्रता और जो आयाम है इसमें संबंध ये होता है कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये तीव्रता है ना आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, इन दोनों में ये संबंध रखा जाता है। ये संबंध रखा क्या जाता होता ही है, वो तो है ना, ये प्रूव्ड चीज़ है ना। तो अब इसको ही आपको यूज़ करना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लेकर आना है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है। अब देखो इसमें दिया है तीव्रताओं का अनुपात 1:9 दिया है, मतलब तीव्रता क्या होती है, आई होती है ना। अब 2 तीव्रताएं हैं तो पहला हमने I1 मान लिया और दूसरा हमने मान लिया I2, ठीक है। तो ये अनुपात आपको 1:9 दिया है, ठीक है। किंतु अब हमने क्या बताया था, तीव्रता I और आयाम A, जहाँ A क्या है, आयाम ए के मध्य संबंध होता है, मतलब
आपको I समानुपाती ए स्क्वायर, है ना। अब ये तीव्रता दी है, ये तीव्रता दी है ये, और ये संबंध होता है। अब ये तीव्रता दी है, तो अगर हम इसको, ये तीव्रता दी, इसको हम आयाम में चेंज करें, है ना, तो आयाम में चेंज करें तो देखो आपको पता है I1 अपॉन I2, है ना। जैसे मान के चलो I समानुपाती ए स्क्वायर होता है, तो यदि हम I1 और I2 निकालें तो क्या ये ए स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर की वैल्यू नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, है ना। तो मतलब I1 और I2 किसके बराबर हो जाएगा? A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर बराबर 1/9। I और I2 बराबर ही 1/9, लेकिन I तो A स्क्वायर के समानुपाती होता है, तो A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर की वैल्यू भी मतलब ये दे के रखिए। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये स्क्वायर की वैल्यू है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा। जब स्क्वायर हटाएंगे इन दोनों का तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, तो एक का क्या होता है? अंडर रूट एक ही होता है, और 9 का कितना होता है? 3। मतलब ये A1 और A2 की वैल्यू आपको निकल जाएगी। A1 और A2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। चलो अब A1 और A2 की वैल्यू निकल गई है, तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व आउट करें तो देखो A1 के सामने कौन है? A, और A2 के सामने कौन है? 3, है ना। और आपको पता है आयाम क्या होता है? A होता ही है, ठीक है। तो A1 की वैल्यू हो गई 1A और A2 की वैल्यू हो गई क्या? 3A। इसके सामने वाली हो गई ना हमारे भाई, है ना। आयाम A होता है तो इसके साथ आयाम प्रदर्शित कर दिया हमने, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ये आयाम निकल गया, ठीक है। अब आयाम देखो, अब आयाम A1 और A2, अब जैसे मान के चलो हम 1 मिनट बताते हैं, ठीक है। ये तरंग है हमारी, ये क्या है? तरंग है, ठीक है। इसको हमने क्या माना है? A1 माना है, और इसको हमने क्या माना है? A2 माना है। क्या माना है? A2 माना है, ठीक है। या फिर थोड़ा सा हम और दूसरी तरीके से बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये तरंग है, एक तरंग ये है और एक तरंग ये है, ठीक है। इसका आयाम हमने मान लिया है A1 है, और इसका आयाम मान लिया हमने A2 है, ठीक है। जब हम महत्तम आयाम निकालेंगे, जब इसका कुल आयाम निकालेंगे, तो आयामों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। महत्तम आयाम के लिए आयामों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और न्यूनतम के लिए आयामों को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो व्यतिकरण होने पर महत्तम आयाम निकालना है, तो A1 और A2 को हम जोड़ देंगे। जब A1 और A2 को जोड़ेंगे तो A1 की वैल्यू 1A और A2 की वैल्यू 3A, तो 1 और 3 में जोड़ देंगे तो यह जाएगा आपका 4A, ठीक है। चलो न्यूनतम आयाम निकालेंगे तो घटा देंगे, और आयाम की वैल्यू आपको मेरे भाई एक चीज़ पता ही है कि जो आयाम है, इस आयाम की वैल्यू जो होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। आयाम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अगर हम न्यूनतम आयाम की बात करें तो A1 और A2 को हम घटा देंगे, है ना। जब A1 और A2 को घटाएंगे तो A1 का वैल्यू कितनी है? 1A है, और A2 की वैल्यू कितनी है? 3A। तो 3A में से 1A को हम यदि घटा दें तो हमारा -2A बचेगा। क्या बचेगा? -2A। बट आयाम तो पॉजिटिव होता है, तो माइनस नहीं लेंगे, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? पॉजिटिव। तो ये 2A आ गया, ठीक है। चलो, तो ये केवल आयाम आया। क्या आया? आयाम, है ना। लेकिन हमने दोस्तों आपको एक चीज़ अब भी हाल बता के रखी थी कि जो तीव्रताएं हैं इनका अनुपात आयाम के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। जैसे महत्तम तीव्रता है तो महत्तम तीव्रता महत्तम आयाम के वर्ग के बराबर होगी, ठीक है। अब न्यूनतम तीव्रता है तो न्यूनतम तीव्रता के आयाम के बराबर, है ना। मतलब ये बताया ना था I1 अपॉन I2, है ना, और A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये बताया था ना हमने। तो वही चीज़ हमने बस केवल यहाँ पर शब्दों में लिखी है, ठीक है। तो ये शब्दों में, ठीक है। तो महत्तम आयाम मतलब जो है ना वो कितना आया? 4A, तो ये 4A का स्क्वायर। न्यूनतम आयाम क्या है? 2A, तो 2A का स्क्वायर। हॉल मतलब हमने दोनों का हॉल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो A से A कैंसिल हो गया, 2 से कट गया, 2 दूनी 4, है ना। तो हमारा 2 बचा, है ना। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा? 4, और बटे में कितना बचा? 1 बचा, है ना। महत्तम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता जो है ना हमारी 4/1 आ गई, है ना। लेकिन महत्तम तीव्रता क्या है? I1, और न्यूनतम क्या है? I2। मतलब I1 और I2 का अनुपात है ना 4/1 आ गया। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ गए होगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो ये व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको 3 लिखने हैं अंतर, लेकिन 4 अंतर हैं, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाइगन के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाना है। जो आपका हाइगन का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत है, इसको आपको समझाना है, स्पष्ट करना है, ठीक है। तो समझा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाइगन का द्वितीय तरंगिका के सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें दोस्तों, तो हाइगन का प्रत्येक बिंदु तरंग से उत्काकार करता है, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन तरंगों को द्वितीय तरंग कहते हैं। अभी समझाया तो था मेरे भाई, और ठीक है, यही तो समझाया था, ठीक है। हाइगन के
के तरंग सिद्धांत के मुख्य अभिगृहित लिखे थे ना हमने, हाइगन की तरंग के मुख्य अभिगृहित, तो वही चीज़ यहाँ पर है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, द्वितीय तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। यही तो हमने समझ लिया था। ठीक है, किसी भी क्षण द्वितीय तरंग बाहर की ओर खींचा गया अनबालोप, है ना, एनवलप, उस क्षण पर नए तरंगार की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये चीज़ हमने देखी, तो आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट लिखना है। ठीक है, आपको 3 पॉइंट इसमें कवर करना है। ठीक है, अब ये 3 नंबर का है किंतु, है ना, अब 2 नंबर में अगर आया तो हमें ये 3 ही पॉइंट लिखना है, इससे कुछ भी 1 पॉइंट ज़्यादा नहीं लिखना। ठीक है, बट ये तो 3 नंबर का है, तो एक काम करना, आप क्या करना, हाइगन की द्वितीय तरंग का सिद्धांत का डायग्राम भी बना देना। ये 3 पॉइंट लिख देना और डायग्राम भी बना देना। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाएं, तो डायग्राम भी आपका ये समझ लो। ठीक है, ये डायग्राम है इसका। ठीक है, तो या फिर आपको अपने से पहले से आता हो तो आप वो आप बना सकते हो, बाकी आप ये डायग्राम है तो ये डायग्राम बना दो। ठीक है, ये कोई गोलाकार स्रोत है और इससे गोलीय जो है ना, ये मान लेते हैं कि ये कोई गोला प्रकाश है। ठीक है, ये क्या है, एक बिंदु प्रकाश है। देखो आपको सूर्य पता ही है, सूर्य क्या होता है, बिंदु प्रकाश है ना, और बिंदु प्रकाश से गोलीय क्या होता है, आपको पता ही है, गोलीय तरंगदैर्घ्य उस पर तरंगार्घ उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये गोलीय तरंगार्घ क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये P1 से ये बन जाएगा स्रोत, एक स्रोत ये बन जाएगा, तो इस टाइप का ये बन जाएगा। तो ये इसका डायग्राम हो गया, आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपके 3 नंबर के लिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें मेरे भाई, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रिंज चौड़ाई की गणना करना है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, फ्रिंज चौड़ाई है, इस फ्रिंज चौड़ाई की गणना करना है। ठीक है, तो फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए, तब तो हम फ्रिंज चौड़ाई के लिए गणना करेंगे। ठीक है, तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, 2 क्रमागत दीप्त, आपको पता ही है कि जो आपका तरंगें होती हैं वो दीप्त भी होती, या फ्रिंजें होती हैं वो दीप्त भी होती हैं और अदीप्त भी होती हैं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अथवा 2 क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की जो बीच की दूरी होती है, इन्हें ही हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, बीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, किससे व्यक्त करते हैं, बीटा से व्यक्त करते हैं। परिभाषा आपको केवल इतनी लिखनी है। ठीक है, 2 क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अथवा क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं, इतना लिख दोगे। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए, ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ से आप पैराग्राफ चेंज कर देना। अब ये मत बोलना कि सर आपने तो पैराग्राफ चेंज नहीं किया, तो भाई हमने नहीं किया, बट आप करना है। ठीक है, इसे ज्ञात करने के लिए माना कि केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति, देखो आप डायग्राम तो अब बनाएंगे नहीं क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मान लेना। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति क्या है, बिंदु P0 से, मतलब माना केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति P0 से NV दीप्त फ्रिंज की दूरी, हम अभी दीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, बाय n मान ले रहे हैं, है ना, तथा n+1 भी दीप्त फ्रिंज की दूरी हम क्या मान ले रहे हैं, yn+1। ठीक है, अब हमने ये दूरी मानी है। ठीक है, एन भी फ्रिंज के लिए क्या मान लिया, yn, और n+1 भी फ्रिंज के लिए हमने क्या मान लिया, बाय n+1। अब हमने कोई 2 फ्रिंज मान ली, आपको पता है दीप्त अदीप्त 2 फ्रिंजें होती हैं, है ना, दीप्त और अदीप्त। तो अभी केवल हम दीप्त के लिए बात कर रहे हैं, दीप्त। अब देखो कई टाइप के कई फ्रिंजें उत्पन्न होंगी, ऐसा आप नहीं मान सकते कि कोई 1 या 2 फ्रिंजें उत्पन्न होंगी, नहीं। जब स्रोत से प्रकाश आएगा, व्यतिकरण की जब घटना घटेगी, तो कई प्रकार की फ्रिंजें हैं ना इसमें उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो दीप्त के लिए yn मान लिया, और सॉरी nb के लिए yn और n+1 के लिए yn+1 मान लिए। तो इस टाइप से कई होंगी, तो केवल हम 2 के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो इतना हम मान लेंगे। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे, तो देखो आगे हम देखेंगे, तो अब देखना, अब हम किसके लिए, एनवी तरंग के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तब करके लिखना है, तब, है ना। तो एनवी तरंग की जो दूरी हो जाएगी बाय एन होगी, बाय एन क्या हो जाएगी, अब देखो ये दूरी तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, d/2d, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब d/2d एन लैम्डा, ये एन बी तरंग के लिए ये जो दूरी है ना आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये एन बी तरंग के लिए दूरी है, कौन सी तरंग के लिए है, एन बी तरंग की दूरी है dn λ/2d। ठीक है, अब ये संख्या हो जाएगी, ये 2 मतलब ये स्रोतों की दूरी हो जाएगी, है ना, और ये तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, है ना, तो इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, चलो, तो ये बाय एन बराबर, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें, 1 मिनट, है ना, तो ये एन बी के लिए yn हो जाएगा। अब n की जगह
हम n+1 रख देंगे, ठीक है, तो बाय n+1 हो जाएगा और ये हमारा d/2d तो रहेगा ही, लैम्डा भी रहेगा और बस इस n की जगह n+1 हो जाएगा। इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा किसके लिए, केवल n भी तरंग के लिए, ठीक है। अब n भी तरंग के लिए बाद हम किसके, n+1 भी तरंग भी तो हमने मानी है, तो n+1 भी है ना, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, क्या मिस्टेक हुआ, ये n तरंग के लिए हो गया, ठीक है, और ये हमारा जो दिख रहा है वो n+1 तरंग के लिए हो गया, ठीक है, n+1 भी तरंग के लिए, ठीक है। अब आगे n+1 भी तथा n भी फ्रिंजों के बीच की दूरी है ना, फ्रिंज चौड़ाई होती है ना, मतलब अगर इन देखो ये केवल दूरी हैं, ये भी केवल क्या है, दूरी हैं, अगर इनके बीच की दूरी हम फाइंड करें तो वही हमारी क्या होगी, फ्रिंज चौड़ाई होगी, है ना। तो फ्रिंज चौड़ाई होगी तो ये फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, अंतर होती है, तो अंतर होगा, तो इन दोनों का हम अंतर करेंगे, तो ये हमने दोनों लिख लिया, ठीक है। तो d/2d तो दोनों में सेम है ना, तो रहा सेम, ठीक है, और लैम्डा भी सेम है, तो ये लैम्डा सेम रहा, बट इनको सॉल्व आउट करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा कंप्लीट हो जाता है मेरे भाई। दोस्तों अब हम करते हैं फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक। क्वेश्चन हमारा है फ्रिंज चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक निर्मित कीजिए। तो बिल्कुल हम दोस्तों बहुत अच्छे मस्त तरीके से आपको समझा रहे हैं, आप समझिए, ठीक है। आपको फ्रिंज चौड़ाई की बात करें तो मान के चलो दोस्तों, फ्रिंज चौड़ाई को पहले फ्रिंजों को समझो, ठीक है। मान के चलो ये दोस्तों हमारा एक पर्दा है, ठीक है, ये हमारा इस पर्दा है और इस पर्दे पे दोस्तों आपको पता ही है जब व्यतिकरण की घटना होती है तो इस पर्दे पर कुछ दीप्त फ्रिंजें होती हैं और कुछ होती हैं अदीप्त फ्रिंजें। इस टाइप की कुछ दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें आपको बनती हुई दिखाई देती हैं और ये फ्रिंजों की संख्या होती है अनंत, कोई आपको कंप्लीट नहीं है कि कितनी तरंगें मतलब कितनी फ्रिंजें यहाँ पर बनी हैं, ठीक है। अब मान लिया दोस्तों ये हमारी जो है ना वो दीप्त फ्रिंज है और ये भी हमारी, देखो ऐसा भी नहीं होता दीप्त के बाद दीप्त फ्रिंज नहीं होती, दीप्त होती है फिर है ना अदीप्त होती है, फिर दीप्त 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 के बाद अदीप्त दीप्त दीप्त अदीप्त अदीप्त दीप्त, इस टाइप का ये सिस्टम चलता है ना। मतलब दीप्त के बाद अदीप्त, अदीप्त के बाद दीप्त, दीप्त के बाद अदीप्त, ये वाला इसमें सिस्टम चलता है, ठीक है। तो इस टाइप की दीप्त होती हैं चमकीली और अदीप्त फ्रिंजें होती हैं काली फ्रिंजें होती हैं, ठीक है। तो मान लिया मेरे भाई कि ये दीप्त फ्रिंज है, ये वाली दीप्त फ्रिंज है, इसके बाद ये तो फिर क्या होगी अदीप्त होगी, इसके बाद ये दीप्त होगी, है ना, इसके बाद ये अदीप्त होगी, ठीक है। तो अब फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है, फ्रिंज चौड़ाई होती क्या है, तो क्या होता है दोस्तों, ये दीप्त है और ये दीप्त है ना। तो इन दोनों दीप्त फ्रिंजों के बीच की ये दूरी कितनी दूरी है, ये बीच में ये कितनी दूरी बच गई है, ये होगी आपकी फ्रिंज चौड़ाई। या फिर ये दो अदीप्त फ्रिंज हैं, इन दोनों अदीप्तों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वह है आपकी अदीप्त, है ना, मतलब वो भी आपकी दीप्त फ्रिंज मतलब फ्रिंज चौड़ाई होगी, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, दो दीप्त या दो अदीप्त फ्रिंजों की जो बीच की दूरी होगी उसे ही हम बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। और फ्रिंजों की संख्या कई हो सकती है, n हम मान सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये फ्रिंज चौड़ाई की परिभाषा क्या हो जाएगी, दो क्रमागत क्रम से, है ना, दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी अथवा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तथा इसे अक्षर बीटा से व्यक्त कर, मतलब इसे बीटा से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इतना आपको लिखना है परिभाषा, इसके बाद पैराग्राफ चेंज कर देना। और फिर हमने पैराग्राफ चेंज नहीं किया बट आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, इसे ज्ञात करने के लिए माना केंद्रीय फ्रिंज, देखो डायग्राम नहीं बनाना है, ठीक है। तो केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति P0 से, मतलब मान के चलो ये केंद्रीय फ्रिंज है कोई यहाँ पर, है ना, यहाँ पर कोई केंद्रीय फ्रिंज है जिसका नाम दे दिया हमने क्या, P0 दे दिया, ठीक है। इससे NV फ्रिंज की दूरी, मतलब कुछ एक NV यहाँ फिर एक फ्रिंज होगी, इसकी दूरी हमने मान ली है YN मान ली, ठीक है। यहाँ पर ये NV है, इसकी हमने दूरी मान ली है YN मान ली। और यहाँ पर कोई एक और फ्रिंज होगी जिसकी मतलब ये फ्रिंज हम n+1 मान रहे हैं, n+1 मान रहे हैं, ठीक है। तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, yn+1 हो जाएगी। तो ये कुछ हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये है ना, तो NV फ्रिंज के लिए जो दूरी होगी वो yn और n+1 के लिए ये हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, NV फ्रिंज और n+1 की जो है ना वो दूरी निकाला है, ठीक है। तो दोस्तों आपने दूरी को पता ही है, आपको दूरी के लिए याद रखना है फ्रिंज की दूरी होती है उसमें d/2d लैम्डा, ये तो सम्मिलित होता ही होता है, ठीक है। अगर हम NV फ्रिंज की बात करें तो NV फ्रिंज के लिए है ना d/2d n
लैम्डा ये होती है फ्रिंज की दूरी, ठीक है। तो ये अगर एन बी की बात करें तो एन बी के लिए क्या होती है, अभी हमने मान के चलिए वाई एन, तो ये हो जाएगी, ठीक है। अब बाय एन की मतलब एन प्लस वन के लिए करें तो ये बाय एन प्लस वन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर एन प्लस वन हो जाएगा, एन की जगह एन प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएंगी फ्रिंज की दूरी, ठीक है। लेकिन आपको पता है दूरी का अंतर फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। तो एन प्लस वन बी तथा एन बी फ्रिंज की बीच की दूरी अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई, और फ्रिंज चौड़ाई बीटा होती है, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अब बाय एन प्लस वन में से इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। दोनों की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है ना। अब इसको हम सॉल्व आउट कर रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व आउट कर रहा है तो डी अपॉन टू डी है ना, डी अपॉन टू डी, और ये आपका लैम्डा तो कॉमन आ जाएगा। अब अंदर क्या बचा, एन प्लस वन, और इधर क्या बचेगा, केवल माइनस एन, ठीक है। तो एन से एन कैंसिल, और ये वन का कोई मतलब नहीं, वन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी लैम्डा अपॉन टू डी ही प्राप्त होगा। तो ये डी लैम्डा अपॉन टू डी ही प्राप्त होगा। तो ये आपकी दीप्त के लिए जो है ना फ्रिंज चौड़ाई आ चुकी है, ठीक है। अब हम अदीप्त पे बात करेंगे, सेम टू सेम जैसे अभी कर रहे थे ना वैसे ही हम अदीप्त पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो अदीप्त के लिए भी हम n और n प्लस वन मान लेंगे, ठीक है। अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति से दूरी, देखो अभी हम क्या मान के चल रहे थे, बाय n और वाई एन प्लस वन मान के चल रहे थे, अब हम डैश में मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डैश में मान लिया, ठीक है। चलो तो यहाँ से ये तो हमें हटा देना, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें इनकी दूरी की बात करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, अब अदीप्त के लिए मान रहे हैं ना, तो अदीप्त के लिए क्या हो जाएगा, देखो तो एक मिनट है ना। तो देखो थोड़ी दूरी है ना फ्रिंज की, वो अदीप्त के लिए कुछ अलग होती हैं और दीप्त के लिए कुछ अलग होती हैं, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए मान रहे हैं, दीप्त के लिए, ठीक है। तो ये आपका बाय डैश एन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और ये वाई डैश एन प्लस वन की ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आकर निकलेगी, ठीक है। तो फाइनली अगर हम इन दोनों की बीच की दूरी निकालें तो इसका अंतर निकालना पड़ेगा, और अंतर निकालेंगे तो इसको हम माइनस करेंगे, तो इसको हम पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा फाइनली यही आंसर आएगा, ठीक है। तो मतलब दीप्त और अदीप्त दोनों के लिए ये आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको बस इतना ही व्यंजक इसमें स्पष्ट करना है, इससे कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो ये फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंक के दूसरे प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि, मतलब ये व्यतिकरण चित्र है ना, व्यतिकरण के जो चित्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि ये कुछ चेंजेस किए जाएं, ठीक है। तो इसको और समझ लीजिए, कुछ चेंजेस हैं है ना। यदि दोनों स्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, यदि स्रोतों को स्लेट की ओर सरकाया जाए है ना, पर्दे को स्लेट से दूर हटाया जाए है ना, दोनों स्लेटों के बीच की चौड़ाई बढ़ाई जाए, एक वर्णी स्रोत को दूसरे कम तरंग दैर्घ्य वाले एक वर्णी स्रोत से विस्थापित किए जाए है ना। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हमें देना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दे देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि दोनों स्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, है ना। बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, तो बीच की दूरी आपको दोस्तों एक चीज़ तो याद रखना है कि जो हमारा तरंग चौड़ाई है ना, सॉरी हाँ एक मिनट है ना, एक मिनट रुकना। जो आपको एक मिनट अब भी आपको पता है, बताया मैंने कि जो फ्रिंज चौड़ाई है, ये फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, बीटा बराबर 2n लैम्डा अपॉन 2d, सॉरी एक मिनट, डी एन लैम्डा अपॉन 2d है ना। ये हमारी फ्रिंज चौड़ाई है बीटा बराबर, ये आपको एक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये चीज़ आप याद रख रहे हो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दोनों स्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए है ना। अब बीच की दूरी क्या होती है, देखो एक मिनट है ना, डी एन लैम्डा अपॉन 2d। अब बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी जो डी है यहाँ पर है ना। अब जो स्मॉल डी है वो क्या है, बीच की दूरी। अब बीच की दूरी और जो फ्रिंज चौड़ाई है इनमें क्या संबंध है, इनमें ये संबंध है कि जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, सिंपल है ना। तो यदि बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई है ना वो घट जाएगी। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया, ठीक है। तो इसके आंसर पे हम पहुंच ही जाते हैं, बता ही देते हैं आपको, ठीक है। तो चलो ये है इसका आंसर, एक मिनट, हाँ। तो हमारा पहले का आंसर है, दोनों स्लेटों के बीच की दूरी 2d जो है ना उसको यदि बढ़ा दिया जाए तो
चौड़ाई जो फ्रिंज की चौड़ाई है ना बीटा है ना वो घट जाएगी। बस इतना सा आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। बस ये आपको कारण देखो, आधे नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना। आपको 6 क्वेश्चन हैं और 3 नंबर के हैं, मतलब ये आधे नंबर का क्वेश्चन है, केवल आपको इतना लिखना है, ठीक है। चलो दूसरे का आंसर आप आंसर क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरे का आंसर है, यदि स्रोतों वाली स्लिट की चौड़ाई s है तथा इससे 2 स्लिट की दूरी s, कैपिटल ये स्मॉल s है और ये कैपिटल S है, तो पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें केवल तभी दिखाई देंगी जब ये वाली कंडीशंस होगी, ठीक है। मतलब s अपॉन मतलब छोटा s और बड़ा S जो ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल होगा लैम्डा अपॉन 2d के, मतलब ये कंडीशन तब बनेगी। तो ये आंसर आपको देना है, बस इतना। इसके अब अलावा जो भी चीज़ें लिखी हैं इनको कुछ नहीं देना है आपको, ठीक है। केवल आपको इतना आंसर देना है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो, ठीक है। यदि ये दूसरा का आप क्वेश्चन लिखें और यदि कर देना और यदि में आप ये बता देना, बस, ठीक है। तो आप जैसा बेस्ट समझे, बाकी इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 3 के आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इसका आंसर है, क्वेश्चन जो भी है आप देख लेना, ठीक है। और तो हम क्वेश्चन आपको पढ़ के बता देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पर्दे को स्लिटों से दूर हटाया जाए। मतलब जो पर्दा है ना, पर्दे को जैसे मान के चलो ये स्लिटें हैं, है ना, ये स्लिटें हैं, ठीक है, और ये पर्दा है, ठीक है। अब इस पर्दे को यदि इन दोनों स्लिटों से क्या कर दिया, थोड़ा दूर कर दिया जाए, है ना। अब दूर हटा दिया जाए तो क्या होगा, दूर हटा दिया जाए तो क्या होगा, है ना। तो देखो पर्दे को स्लिटों से दूर हटाने पर d का मान बढ़ेगा, है ना, क्योंकि जो स्लिट है और ये पर्दा है इनके बीच की दूरी क्या होती है, d होती है, ठीक है। तो जब हटा दिया जाए तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, d की वैल्यू बढ़ेगी, d का मान बढ़ेगा, और d का मान बढ़ेगा तो फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगी, है ना। क्योंकि आपको पता ही है ना, फ्रिंज चौड़ाई जो होती है वो क्या होती है, 1 मिनट, है ना, क्या होती है, बीटा बराबर dn लैम्डा अपॉन 2d ये होती है ना। तो ये बराबर में आ रहा है, मतलब समानुपाती में, है ना। जब d की वैल्यू बढ़ेगी तो बीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो फ्रिंज चौड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि बीच जो है ना जो आपका फ्रिंज चौड़ाई होती है वो d की कैसे होती है, समानुपाती। बस इतना आंसर लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा 4th है, और 4th का आंसर है, दोनों स्लिटों की चौड़ाई बढ़ाने पर यदि मतलब 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा 4th है, दोनों स्लिटों की चौड़ाई बढ़ाई जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो दोनों स्लिटों की चौड़ाई बढ़ाने पर यदि लैम्डा अपॉन a का मान लैम्डा अपॉन 2d से कम या बराबर हो तो फ्रिंज दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम 5th पे पहुंचते हैं। तो ये हमारा 5th है, ठीक है। तो 5th का आंसर आपको देना है। 5th क्वेश्चन हमारा क्या था, एक वर्णी स्रोत को दूसरे कम तरंग दैर्घ्य वाले एक वर्णी स्रोत में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो एक वर्णी प्रकाशिक स्रोत को तरंग दैर्घ्य कम करने पर फ्रिंज की चौड़ाई बीटा भी कम हो जाएगी, बस इतना ही लिखना है ना। तथा चमकीली फ्रिंज का रंग बदल जाएगा, बस इतना आपको कारण इसमें लिख देना, ठीक है। 6वां हमारा क्वेश्चन है, इसका एक वर्णी स्रोत को श्वेत प्रकाश स्रोत से प्रतिस्थापित किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत को श्वेत प्रकाश स्रोत से प्रतिस्थापित करने पर केंद्रीय फ्रिंज उसी स्थान पर श्वेत हो जाएगी तथा इसकी दोनों ओर कुछ काली व रंगीन फ्रिंजें बनेंगी, है ना। बस इतना लिख देना आपको, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और लिखना है तो मैंने आपको पूरा फिर दे दिया, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है, बट मैंने आपको पूरा सब क्लियर कर दिया है, समझा दिया है, आपको अलग से ढूंढने की प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।